तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम आप सभी से बात करेंगे नैतिक विकास के सिद्धांत पर। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादनकर्ता कौन है? तो जैसा कि आप सब जानते भी हैं, इनके प्रतिपादनकर्ता कौन है? लॉरेंस कोहलबर्ग। कहाँ के निवासी हैं? तो ये अमेरिका के निवासी हैं। इस सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लिंग रूढ़िवादिता के सिद्धांत से इसका एक दूसरा नाम है जिसे जाना जाता है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंग रूढ़िवादिता का सिद्धांत किसका है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग का है सिद्धांत है। यह किस पर आधारित था मेरे दोस्त? तो ये जो है हिंज नामक एक व्यक्ति था, उसकी जो पत्नी थी वो कैंसर से पीड़ित थी, उसी पर आधारित है। नैतिकता का सिद्धांत कहने का मतलब है नैतिक दुविधा में फंस जाना, वो सब मैं चर्चा करता हूं। जैसा कि आप सभी को दिख भी रहा होगा, नैतिक विकास का सिद्धांत ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूपीटीटी लॉरेंस कोहलबर्ग को भूल जाए। जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ है, ना आने वाले समय में भी होगा। 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए बहुत कम समय में हम इनसे बात कर लेते हैं, इसके सिद्धांत की चर्चा कर लेते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या था मेरे भाई? जिसे लिंग रूढ़िवादिता का भी सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग रूढ़िवादिता का भी सिद्धांत कहते हैं। लिंग रूढ़िवादिता का सिद्धांत भी कहते हैं। किस सिद्धांत को लिंग रूढ़िवादिता का सिद्धांत कहते हैं? 100% सबसे पहले पूछा जाता है तो नैतिक विकास के सिद्धांत को ही क्या कहते हैं? लिंग रूढ़िवादिता का सिद्धांत। इसे लिंग रूढ़िवादिता का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये केवल बालकों पर प्रयोग किया था, यानी कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे उन्होंने केवल बालकों पर ही अध्ययन किया था, इसीलिए इनके सिद्धांत को लिंग रूढ़िवादिता का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में बालिकाओं को शामिल नहीं किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्रतिपादनकर्ता कौन है। इसके प्रतिपादनकर्ता कौन है? तो कोहलबर्ग है। कौन है? कोहलबर्ग है। इनका अगर पूरा नाम मैं बात कर लेता तो लॉरेंस कोहलबर्ग आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग इनका पूरा नाम है। यानी कि पूछा जाता है आपसे नैतिक विकास का सिद्धांत किसका है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग का है। अगर मैं लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करता तो ये कहाँ के निवासी थे? सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर हम निवासी की बात कर लेते तो ये अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे मेरे भाई? तो ये अमेरिका के निवासी थे। इनका जन्म कब हुआ? अगर मैं लॉरेंस कोहलबर्ग की बात कर लेता, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था मेरे भाई 25 अक्टूबर 1927 में इनका जन्म हुआ था। अगर मैं मृत्यु की बात कर लेता तो इनकी मृत्यु जो हुई थी मेरे भाई 19 जनवरी 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी मेरे भाई? 19 जनवरी 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। बट ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एस्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉरेंस कोहलबर्ग की मैं बात कर लेता तो लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिका के निवासी थे। अगर मैं बात कर लेता इनके पिताजी का क्या नाम था मेरे भाई? तो इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था अल्फ्रेड कोहलबर्ग। क्या नाम था मेरे भाई? अल्फ्रेड कोहलबर्ग इनके पिताजी का नाम था। क्या था? कोहलबर्ग इनके पिताजी का नाम था। उम्मीद करता हूं ये भी बात समझ में आ गई होगी। ये हम स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, समय बहुत ज्यादा हो रहा था, क्लासेस तो लेना ही था। तो मैं बात कर लेता हूं इनके पिताजी का क्या नाम था। तो अल्फ्रेड कोहलबर्ग था। ये कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने अपने सिद्धांत में केवल बालकों को शामिल किया है। अगर मैं बात कर लेता, इन्होंने अपने सिद्धांत में केवल बालकों को ही शामिल किया है। किसको शामिल किया है? केवल बालकों को ही शामिल किया है। केवल बालकों को ही शामिल किया है, इन्होंने अपने सिद्धांत में शामिल किया है। और मैं बात कर लेता इनके बारे में, थोड़ी सी मैं और चर्चा कर लेता। इन्होंने अपने सिद्धांत में केवल बालकों को शामिल किया है। अध्ययन किस पर किया था मेरे भाई? तो अध्ययन किया था इन्होंने, अध्ययन की मैं बात कर लेता तो 10 से 16 वर्ष के बालकों पर अध्ययन किया है। कितने? 10 से 16 वर्ष के बालकों पर इन्होंने अध्ययन किया है।
किस पर अध्ययन किया है? तो 10 से 16 वर्ष के बालकों पर इन्होंने अध्ययन किया था। अगर मैं बात कर लेता इन्होंने प्रयोग किस पर किया था मेरे भाई, तो प्रयोग की मैं बात कर लेता 4 से 10 वर्ष के बालकों पर प्रयोग किया था। 4 से 10 वर्ष के बालकों पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था मेरे भाई? तो 4 से 10 वर्ष के बालकों पर प्रयोग किया था। इनकी जो कहानी थी, यानी कि अगर हम लॉरेंस कोहलबर्ग की बात कर लेता, इनकी जो कहानी थी ये किस पर आधारित थी? अगर मैं बात कर लेता इनकी कहानी किस पर आधारित थी, तो इनकी जो कहानी है किस पर आधारित थी मेरे भाई? तो ये जो है एक हिंज नामक व्यक्ति पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? हिंज नामक व्यक्ति पर आधारित थी। व्यक्ति पर आधारित थी, जिनकी पत्नी, यानी कि अगर हिंज की बात कर लेता तो इनकी पत्नी जो थी कैंसर से पीड़ित थी। किससे पीड़ित थी? पत्नी कैंसर से पीड़ित थी। किससे पीड़ित थी मेरे भाई? इनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित थी। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी। लॉरेंस कोहलबर्ग की मैं बात कर लेता तो एक बार मैं बता देता, ये छोटे छोटे पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए रामबाण है मेरे भाई। अक्सर पूछा जाता है नैतिक विकास का सिद्धांत किसका है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग का है। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे सर लिंग रूढ़िवादिता का भी सिद्धांत कहते हैं। इसके प्रतिपादन करता कौन है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं। अगर इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेता, ये कहाँ के निवासी हैं मेरे भाई? तो ये अमेरिका के निवासी हैं। इनका जन्म कब हुआ था मेरे भाई? तो इनका जन्म 25 अक्टूबर 1927 ईस्वी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 19 जनवरी 1987 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। इनके पिताजी का क्या नाम था? अल्फ्रेड कोहलबर्ग था। इन्होंने केवल अपने सिद्धांत में बालकों को ही शामिल किया था। अध्ययन किस पर किया था? तो 10 से 16 वर्ष के बालकों पर इन्होंने अध्ययन किया था। प्रयोग किस पर किया था? तो 4 से 10 वर्ष के बालकों पर प्रयोग किया था। इनका जो ये सिद्धांत है किस पर आधारित है मेरे भाई? तो ये हिंज नामक व्यक्ति पर आधारित है, जिनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित थी। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। अब हम बात कर लेते हैं ये जो नैतिक विकास का सिद्धांत है इसके कितने चरण हैं। अगर मैं बात कर लेता नैतिक विकास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांट दिया गया है मेरे भाई? तो सिद्धांत की बात कर लेता इसे 3 भागों में इस सिद्धांत को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो अगर हम उनकी बात कर लेता हूं, पहले तो हम सीधा नामकरण की बात करता हूं, उसके बाद हर एक अवस्था के बारे में डिटेल से चर्चा करता हूं। तो सबसे पहली अवस्था का क्या नाम है? पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर। पहली अवस्था का नाम है पूर्व परंपरागत। उसके बाद दूसरी का क्या नाम है? परंपरागत। तीसरे चरण की अगर मैं बात कर लेता तो तीसरे चरण का मतलब है सर उत्तर परंपरागत। अगर हम इसकी बात कर लेते पूर्व परंपरागत स्तर की अगर मैं बात कर लेता, सर पूर्व परंपरागत स्तर ये कब से कब तक है? तो ये सर 4 से 10 वर्ष के बालकों के लिए है। इसमें कितने वर्ष को बालकों को शामिल किया गया है? तो इसमें केवल सर 4 से 10 वर्ष के बालकों को ही शामिल किया गया है। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। इसकी भी 2 अवस्थाएं हैं, उसकी मैं बात कर लेता हूं। पहली अवस्था है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता की बात कर लेते। क्या है? उन्मुक्ता। उसके बाद दूसरी अवस्था की अगर मैं बात कर लेता तो इसकी यांत्रिक सापेक्ष उन्मुक्ता है। क्या है नाम? दूसरी अवस्था का क्या नाम है सर? यांत्रिक सापेक्ष उन्मुक्ता है। क्या है? उन्मुक्ता। ये इसके 2 भाग हैं। अगर सर बात कर लेता पूर्व परंपरागत स्तर, इसमें कितने वर्ष के बालकों को शामिल किया गया है? तो इसमें 4 से 10 वर्ष के बालकों को शामिल किया गया है। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है।
एक सर आ जाती है पहली अवस्था दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, और दूसरी कौन सी आ जाती है सर, यांत्रिक सापेक्ष उन्मुक्ता की बात कर लेता हूं। दूसरी अवस्था की बात कर लेता हूं तो इसमें 10 से 13 वर्ष के बालकों को शामिल किया गया है। इसमें कितने वर्ष के बालकों को शामिल किया गया है सर, 10 से 13 वर्ष के बालकों को शामिल किया गया है। इसे भी सर दो भागों में बांट दिया गया है। तो अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं तो इसे कहते हैं सर परंपरागत सर, इसे क्या कहते हैं, परंपरागत नहीं सर, परंपरागत नहीं कहते सर, इसे कहते हैं परस्पर अभिमुखता भी कहते हैं। इसके पहली अवस्था का नाम है क्या सर, परस्पर अभिमुखता आ जाती है सर, क्या आ जाती है, परस्पर अभिमुखता होती है। और दूसरे की अगर मैं बात कर लेता मेरे भाई तो अधिकार संरक्षण अभिमुखता की बात कर लेता हूं। क्या कहते हैं सर, अधिकार संरक्षण अभिमुखता। अगर हम उत्तर परंपरागत की बात कर लेता हूं, आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इसकी मैं बात कर लेता सर, इसमें 13 से 16 वर्ष के बालकों को शामिल किया गया है। इसमें कितने वर्ष के बालकों को शामिल किया गया है, तो सर इसमें 13 से 16 वर्ष के बालकों को शामिल किया गया है। इसे भी दो भागों में बांटा गया है। पहली अवस्था का क्या नाम है सर, तो अगर मैं इसकी बात कर लेता सामाजिक अनुबंधन, क्या जाता है, सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता, अनुबंधन उन्मुक्ता आ जाता है सर, क्या जाता है, उन्मुक्ता होता है। और उसके बाद बात कर लेता है, एक आ जाती है सार्वभौमिक, क्या हो जाता है सर, सार्वभौमिक अनुबंधन उन्मुक्ता होती है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी। 100% यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनकी अवस्थाओं से क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादातर प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाता है। और जो इसके पहले हमने आपसे बताया था वहीं से प्रश्न बनता है। अगर परीक्षा को थोड़ा सा और अच्छा लेवल करना होगा तो इनकी जो पहली अवस्था है उसकी विशेषता से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसकी विशेषता क्या क्या है उसकी मैं ढेर सारी चर्चा अभी करूंगा। और उसके बाद पूर्व परंपरागत जो स्तर है उसको अन्य किन नामों से जाना जाता है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो आशा करता हूं इतनी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी भाई को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं पहली अवस्था के बारे में, थोड़ी सी डिटेल से चर्चा कर लेता हूं। ये तो हमने नामकरण बता दिया कैसे क्या था, नैतिक विकास का सिद्धांत, उसके कितने चरण हैं, पहले चरण कौन सा है, दूसरा चरण कौन सा है, तीसरा चरण कौन सा है, उस पर हमने चर्चा कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं पहला चरण सर क्या था, पूर्व परंपरागत स्तर। क्या था सर, पूर्व परंपरागत स्तर आता है सर। इसे और क्या कहते हैं सर, इसे प्रथागत भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, प्रथा पूर्व नैतिक स्तर भी कहते हैं सर। और भी क्या कहते हैं, पूर्व प्रथागत भी कहते हैं सर, प्रथा पूर्व भी कहते हैं, और क्या कहते हैं सर, पूर्व प्रथागत भी कहते हैं, पूर्व प्रथागत भी कहते हैं। और सर क्या कहते हैं इसके, और किस नाम से जानते हैं, इसे पूर्व रूढ़िगत नैतिक स्तर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है सर, पूर्व रूढ़िगत नैतिक स्तर। क्या कहते हैं सर, पूर्व रूढ़िगत नैतिक स्तर के नाम से जाना जाता है, इतने नाम से जाना जाता है इसे। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। यानी कि जो सर पहला इसका जो चरण है, पहली अवस्था है, उसके बहुत से नामों से जाना जाता है सर। क्या कहते हैं, पूर्व परंपरागत स्तर भी कहते हैं, प्रथा पूर्व भी कहते हैं, पूर्व प्रथागत भी कहते हैं, पूर्व रूढ़िगत नैतिक स्तर भी कहते हैं। अगर इसकी मैं बात कर लेता तो 4 से 10 वर्ष
अभी हमने आप सभी से डिस्कशन किया था। इसे दो भागों में बांटते हैं, वो हमने बता दिया था। पहला है दंड्योमाज्ञापालन उन्मुक्ता, दूसरा आ जाता है यांत्रिक सापेक्ष उन्मुक्ता। दंड्योमाज्ञापालन उन्मुक्ता के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें बच्चा क्या करता है, नियमों का पालन करता है। क्या करता है बालक, नियमों का पालन करता है। तो इसकी अगर हम विशेषता की बात कर लेते मेरे भाई, अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेता, इसमें क्या क्या कार्य करता है बालक, विशेषताएं अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, विशेषता के बारे में बात कर लेता हूं, तो विशेषता क्या होता है, बालक क्या करता है, नियमों का पालन करता है मेरे भाई। इसमें क्या करता है बालक, नियमों का पालन करता है। किसका पालन करता है, नियमों का पालन करता है। अच्छा, इसमें नियम कौन बनाता है, तो इसमें जो नियम बनाते हैं वो माता पिता ही बनाते हैं। और इसमें मानक कौन तैयार करता है, इसमें मानक दूसरे लोग ही तैयार करते हैं। क्या, मानक दूसरे लोग ही तैयार करते हैं, मानक दूसरे लोग तैयार करते हैं। क्या करते हैं सर, इसमें मानक जो है दूसरे लोग ही तैयार करते हैं। और इसमें बालक क्या करता है, यंत्रों के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा, यंत्रों के द्वारा सीखता है। कैसे सीखता है, यंत्रों के द्वारा सीखता है। और मैं बात कर लेता, इसमें क्या होती है, नैतिकता न्यून होती है। क्या हो जाती है, नैतिकता। इस अवस्था की अगर मैं बात कर लेता तो इसमें सर नैतिकता का अभाव रहता है। किसका अभाव रहता है मेरे भाई, तो इसमें नैतिकता का अभाव रहता है। इसमें नैतिकता का क्या रहता है, अभाव रहता है। यंत्रों के माध्यम से बालक सीखता है, मानक दूसरे लोग ही तैयार करते हैं। बच्चा क्या करता है, नियमों का पालन करता है। ये नियम कौन बनाता है मेरे भाई, तो माता पिता बनाता है, या तो क्या बनाता है, शिक्षक बनाता है। इनके नियमों का पालन करता है। किसके नियमों का पालन करता है बालक, तो माता पिता के नियमों का पालन करता है, या तो सर शिक्षकों के नियमों का पालन करता है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आगे मैं बात करता हूं, उम्मीद करता हूं इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। पहली अवस्था से अगर मैं बात कर लेता हूं, केवल इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर मैं अगली अवस्था के बारे में मैं बात कर लेता हूं, वो कौन सी अवस्था है सर, वो दूसरी अवस्था है। उसमें क्या क्या कार्य करता है बालक, तो उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो दूसरी अवस्था क्या है सर, परंपरागत नैतिक स्तर दूसरी अवस्था है इनकी। उसमें क्या क्या क्रियाएं बच्चा करता है, तो उसकी मैं बात करता हूं। तो सर अगर हम दूसरी अवस्था की बात कर लेता हूं सर, दूसरी अवस्था कौन सी है सर, परंपरागत नैतिक स्तर। सर क्या कहते हैं, परंपरागत नैतिक स्तर सर, या प्रथागत भी कहते हैं सर। इसे क्या कहते हैं, प्रथागत भी कहते हैं, या सर क्या कहते हैं, रूढ़िगत नैतिक स्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, तो रूढ़िगत नैतिक स्तर भी कहते हैं, रूढ़िगत नैतिक स्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, रूढ़िगत नैतिक स्तर भी कहते हैं। अगर इसके समय की बात कर लेता हूं, ये अवस्था कब से कब तक है, तो 10 से लगा करके 13 वर्ष के बालकों को इसमें शामिल किया गया है। कितने वर्ष के, 10 से 13 वर्ष के बालकों को शामिल किया गया है। तो इसे भी दो भागों में बांटा गया था, वो हमने बता दिया था। एक क्या करता सर, परंपरा को धारण करना था, और दूसरी क्या थी, अधिकार संरक्षण अभिमुखता भी थी। इसकी मैं बात करता तो इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें क्या करता है, समाज के नियमों का पालन करता है। इसमें बच्चा क्या करता है, समाज के नियमों का पालन करता है। किसका पालन करता है, समाज के नियमों का पालन करता है। किसके नियमों का पालन करता है बालक, तो समाज के नियमों के पालन करता है। और अच्छा लड़का, अगर हम बात कर लेते हैं, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, और अच्छी लड़की कहलवाना पसंद करना। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की कहलवाना पसंद करता है मेरे भाई, कहलवाना पसंद करता है मेरे भाई, पसंद करता है, ठीक है। और क्या करता है, समाज से अनुमोदन पाना चाहता है। और मेरे भाई क्या करता है, बालक इसमें क्या करता है, समाज से अनुमोदन पाना चाहता है। क्या करता है मेरे भाई, तो समाज से अनुमोदन पाना चाहता है।
अनुमोदन पाना चाहता है, अनुमोदन पाना चाहता है मेरे भाई। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। दूसरी अवस्था सर कौन सी है, तो दूसरी अवस्था को कहते हैं परंपरागत अवस्था भी कहते हैं। सर इसका अन्य नाम क्या है, तो सर इसे प्रथागत अवस्था भी कहते हैं, या सर रूढ़िगत अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो कहने का मतलब है जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसकी जो दूसरी अवस्था है उसको 3 नामों से जानते हैं। वो कौन कौन से नाम है, तो सर पहला नाम है परंपरागत स्तर भी कह सकते हैं, या परंपरागत अवस्था भी कहते हैं, या सर परंपरागत नैतिक स्तर भी कह सकते हैं सर। उसके बाद दूसरी अवस्था, दूसरा नाम इसका क्या है सर, इसे प्रथागत भी कहते हैं, और क्या कहते हैं सर, रूढ़िगत नैतिक स्तर के नाम से जानते हैं। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से 2 भाग हैं, तो सर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, परंपराओं को धारण करता है, यानी कि इस अवस्था में बालक क्या करता है, परंपराओं को धारण करता है। जो पारिवारिक परंपराएं हैं उनका पालन करता है, समाज के नियमों का पालन करता है, समाज से अनुमोदन पाना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की कहलवाना पसंद करता है मेरे भाई। उस चीज को क्या करता है, रुचिकर करता है, और जो समाज के नियम हैं उनका पालन करता है, उन्हें तोड़ने का प्रयास नहीं करता है। आगे की मैं बात कर लेता हूं, अगली अवस्था की मैं बात कर लेता हूं। उम्मीद करता हूं ये दूसरी अवस्था भी समझ में आ गई होगी। अगर हम तीसरी अवस्था की बात कर लेता हूं, तीसरी अवस्था की अगर हम बात कर लेता हूं तो उसको किन किन नामों से जाना जाता है, तो सबसे पहले हम यही जानते हैं सर तीसरी अवस्था कौन कौन सी है। तीसरी अवस्था की अगर मैं बात कर लेता तो सर इसे क्या कहते हैं, उत्तर रूढ़िगत नैतिक स्तर। क्या कहते हैं सर, उत्तर रूढ़िगत, रूढ़िगत। और क्या कहते हैं सर, उत्तर परंपरागत भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, उत्तर परंपरागत, उत्तर परंपरागत भी कहते हैं। और क्या कह सकते हैं सर, उत्तर प्रथागत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर प्रथागत, प्रथागत नैतिक स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, नैतिक स्तर। अगर इसके समय की बात कर लेता मेरे भाई तो 13 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों को इसमें शामिल किया गया है। कितने वर्ष से, 13 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। एक सर क्या आ जाता है, अगर हम इसकी बात कर लेता हूं, इसमें क्या कहते हैं सर, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। एक सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता आ जाती है, एक सार्वभौमिक अनुबंधन उन्मुक्ता आ जाती है। अगर मैं सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता की बात कर लेता हूं, किसकी मैं बात कर लेता हूं, सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता, सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता की बात कर लेता हूं, उन्मुखता की बात कर लेता हूं मेरे भाई। अगर मैं इसकी बात कर लेता तो इसमें ये कहता है, बालक क्या कहता है, जैसे कि कॉलेज जाता है या स्कूल जाता है, कहीं भी जाता है, एक उसका सहपाठी जो है वो लंच लेकर के नहीं आता है, तो कहता क्या है मेरे भाई कि मैं भूखा रह लूंगा लेकिन ये भूखा न रहेगा, इसे खिला दीजिएगा, आप खा लीजिएगा, मैं नहीं खाऊंगा। कहने का मतलब है पहले क्या करता है बालक, दूसरों का भला करता है, उसके बाद अपना भला सोचता है। और यहीं पर एक है सार्वभौमिक नैतिक स्तर। अगर हम बात कर लेता हूं सर, सार्वभौमिक नैतिकता की अगर मैं बात कर लेता तो सार्वभौमिक नैतिकता की अगर हम बात कर लेते हैं तो सार्वभौमिक की मतलब क्या कहते हैं, इसके साथ में अपना भी भला होता है। जैसे कि आप हमें आइसक्रीम दो तो हम आपको क्या देंगे, पैसे देंगे। एक छोटा सा बालक है वो आइसक्रीम लेने जाता है तो आइसक्रीम वाले से कहता है कि आप हमें आइसक्रीम दो तो हम आपको पैसे देंगे। तो कहने का मतलब है उसके साथ में उसका भी स्वार्थ था, वो आइसक्रीम ना देता, जब तक बालक उसको पैसे नहीं देता तब तक वो बंदा उस बच्चे को आइसक्रीम नहीं देता। तो कहने का मतलब है
कहीं न कहीं उस बालक का भी क्या स्वार्थ छुपा होता है। इसे ही क्या कहते हैं, सार्वभौमिक नैतिकता करते हैं। तो अगर इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेता हूं विशेषता के बारे में चर्चा कर लेता हूं मेरे भाई। तो ये नैतिकता क्या क्या है, उच्च स्तर है। नैतिकता का उच्च स्तर है मेरे भाई, नैतिकता का उच्च स्तर इसे ही कहते हैं, उच्च स्तर है मेरे भाई। नैतिकता क्या होती है, उच्च होती है। इसमें बालक क्या करता है, मानकों का स्वयं निर्माण करता है। किसके, इसमें बच्चा मानकों का स्वयं निर्माण करता है। कैसे, मानकों का स्वयं निर्माण करता है बालक। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता, अपनी निंदा से बचने का प्रयास करता है। बालक क्या करता है मेरे भाई, अपनी निंदा से बचने का प्रयास करता है। क्या करता है मेरे भाई, बचने का प्रयास करता है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आशा करता हूं इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे मैं बात कर लेता हूं लॉरेंस कोहलबर्ग के थोड़े से सिद्धांत की मैं बात कर लेता हूं, थोड़ी सी और भी पॉइंटों की बात कर लेता हूं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और इतना परेशान होने वाली कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ज्यादातर इनके नैतिक विकास के सिद्धांतों के नाम ही पूछ लेता है। पहली अवस्था क्या है, दूसरी अवस्था क्या है, तीसरी अवस्था क्या है। अगर मैं बात कर लेता हूं, एक शब्द की मैं बात कर लेता हूं, नैतिक दुविधा। एक शब्द मैं लिख रहा हूं, नैतिक दुविधा। तो नैतिक दुविधा का मतलब क्या है मेरे भाई, इसकी मैं बात कर लेता हूं। नैतिक दुविधा, ये नैतिक दुविधा क्या होती है, तो उसकी मैं बात करता हूं। तो नैतिक दुविधा का मतलब होता है जहां दो वस्तुओं के चयन करने में हो जाए समस्या, उसे ही क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा। यानी कि दो वस्तुओं को चयन करने में समस्या उत्पन्न हो जाए, दो वस्तुओं के चयन करने में, दो वस्तुओं के चयन करने में समस्या उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, समस्या उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है मेरे भाई, उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, नैतिक दुविधा कहलाता है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होगी। एक पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं, नैतिक दुविधा क्या होती है, दो वस्तुओं को चयन करने में समस्या उत्पन्न हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखता हूं, मैं आपके दैनिक जिंदगी से जोड़ के मैं बताता हूं, दैनिक जीवन से जोड़ के बताता हूं। आप मार्केट में जाते हैं, वहीं पर हिमांशी की बुक है जो सीडीपी की है, उसे आप लेना पसंद करेंगे, या आरपी सर के नोट्स हैं उसे लेना पसंद करेंगे। तो इन दोनों के चयन करने में क्या हो गई, समस्या उत्पन्न हो गई। आप वहां पर कंफ्यूज हो गए, हम किसके नोट से पढ़े या किसकी क्लास करें। आरपी सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हिमांशी भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, बहुत से उसके फैन जो हैं, बहुत बढ़िया गजब का क्या टैलेंट है पढ़ाने का, बिग फैन ऑफ यू हिमांशी। तो ऐसी चीजें आ जाती हैं, तो किससे पढ़ना पसंद करेंगे या किसकी बुक लेना पसंद करेंगे। और उसके बाद मैं बात कर लेता हूं, इनकी मैं बात छोड़ देता हूं। अगर मैं पुस्तकों की बात कर लेता हूं, एक एनसीईआरटी की पुस्तक है जो सीडीपी की है, और उसके बाद दूसरी पुस्तक की बात कर लेता हूं, एक दूसरी पुस्तक है मैग्रॉ-हिल की पुस्तक है, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड है। उन दोनों में से क्या हो जाते, चयन करने में हो गई समस्या, तो इसे ही क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें। अगर इससे ना समझे हो तो मैं एक और चीज बता देना चाहता हूं, जैसे कि आप एक पार्टी में जाते हैं, एक ही डेट को मैं मान लेता कि 6 जनवरी को एक दोस्त की शादी है। किसकी शादी है, एक दोस्त की शादी है, और 6 जनवरी को परिवार में भी एक शादी है। क्या है, परिवार में भी एक शादी है। तो आप किस में जाना पसंद करेंगे, तो क्या हो गई ना समस्या। तो इसे ही क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा कहते हैं। आशा करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी,
कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी भी मित्र को, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर मैं बात कर लेता लॉरेंस कोहलबर्ग की, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, यहाँ से कुछ सीखने को मिला है मेरे दोस्त, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको कहाँ समस्या हो रही है या कितनी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।